Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover arbitration and kinds. इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ का ये टॉपिक है हमारा. So इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ का आर्बिट्रेशन यानी कि ICA. सो इसका डॉक्ट्राइन, इसमें हम क्या क्या कवर कर रहे हैं? डॉक्ट्राइन, मैकेनिज्म एंड द ग्लोबल सेटलमेंट ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट्स. सो व्हाट इज इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन? क्या होता है ये? ठीक है, एक सिंपल स्टोरी से समझते हैं हम. एक इंडियन कंपनी है, ठीक है, टेक बिल्ड लिमिटेड नाम है इसका. ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है यूके कंपनी के साथ, ग्रीन एनर्जी, टू सप्लाई सोलर पैनल. ठीक है, सो ये टेक बिल्ड जो है वो यूके की कंपनी को सोलर पैनल सप्लाई करेंगी. ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ इंडियन कंपनी, यूके कंपनी, और क्या सप्लाई करेगी? सोलर पैनल. लेटर डिस्प्यूट अराइजेस, इनके बीच एक प्रॉब्लम हो जाती है, डिस्प्यूट होता है. जो टेक बिल्ड है वो कहती है यूके की कंपनी से कि उन्होंने पेमेंट नहीं करी है, कंपनी डिडंट पे, सेज द पैनल वर डिफेक्टिव. यूके की कंपनी ने ये बोल के पेमेंट नहीं करी कि जो पैनल्स आपने दिए थे वो डिफेक्टिव थे. सो नाउ इफ दे गो टू कोर्ट इट बिकम्स मेसी. अगर कोर्ट में जाएंगे तो ये सारी चीजें बहुत उलझ जाएंगी, और ये बहुत लंबा प्रोसीजर लेना नहीं चाहते, इतना सब कुछ सब उलझना नहीं चाहते ये लोग. तो फिर टू डिफरेंट कंट्रीज, टू लीगल सिस्टम्स, राइट? लॉन्ग एक्सपेंसिव प्रोसेस, जजमेंट्स फ्रॉम वन कंट्रीज कोर्ट माइट नॉट बी इजीली एक्सेप्टेड इन अनदर. तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते थे. सो इंस्टेड सो इंस्टीड सॉरी सो इंस्टेड बोथ कंपनीज अग्री टू सॉल्व देयर डिस्प्यूट. तो दोनों कंपनीज ने तय किया कि वो अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगी. किसके थ्रू? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के थ्रू. एक प्राइवेट, न्यूट्रल एंड लीगली बाइंडिंग वे है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब इसमें पार्ट 1 है हमारा फाउंडेशन इसका. सो अब आर्बिट्रेशन क्या होता है? वैसे तो मेरे को आप लोगों को ये चीज़ शायद नहीं समझानी चाहिए. क्यों? क्योंकि आप लोग ये चीज़ें पढ़ के आए और ये तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता ही होता है और सबसे इजी टॉपिक होता है. बट दिस इज माई ड्यूटी, तो आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, सो द डॉक्ट्राइन ऑफ पार्टी कंसेंट. आर्बिट्रेशन मीन्स बोथ पार्टीज अग्री टू लेट अ न्यूट्रल थर्ड पर्सन. दोनों पार्टीज अग्री करती है कि बीच में एक न्यूट्रल पर्सन होगा. ठीक है, थर्ड पर्सन आएगा जो उनका फैसला कराएगा, जिसे हम आर्बिट्रेटर बोल सकते हैं या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल. डिसाइड देयर डिस्प्यूट, और वो इनके डिस्प्यूट को थोड़ा हेल्प करेगा इन्हें सुलझाने में. whatever the arbitrator decide is final and binding. जो भी आर्बिट्रेटर डिसाइड करेगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, जैसे कोर्ट का जजमेंट हो सकता है. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्बिट्रेशन वर्क्स ओनली बिकॉज बोथ पार्टीज कंसेंट टू इट. आर्बिट्रेशन तभी वर्क करता है जब दोनों पार्टीज, ये जो दोनों पार्टीज हैं, इंडिया की भी और यूके की भी, ये दोनों रेडी हो कि चलो हम आर्बिट्रेशन के थ्रू अपना मैटर को सॉल्व करते हैं. ठीक है, either through a clause in their contract or by separate agreement later. या तो इनके कॉन्ट्रैक्ट में, जब इन्होंने स्टार्टिंग में डील की थी उस टाइम पे इनका एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज पहले से ही हो, और या फिर बाद में कोई सप्लीमेंट अग्रीमेंट लेटर लेकर आते कि चलो हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन के थ्रू इस मैटर को सॉल्व करते हो, दोनों म्यूचुअली डिसाइड करें कि ओके डन, हम वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस मैटर थ्रू आर्बिट्रेशन बिकॉज काफी क्योस हो रहा है. तो ये उनकी मर्जी है. ठीक है, नाउ आर्बिट्रेशन वर्सेस कोर्ट लिटिगेशन. अब वाई आर्बिट्रेशन इज गुड और क्या डिफरेंस है कोर्ट लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन में, इस बात को समझते हैं. तो आर्बिट्रेशन जो है वो प्राइवेट आर्बिट्रेटर होता है उसमें, जो कि पार्टीज चूज करती है और कोर्ट के अंदर जज अपॉइंट किया जाता है. आर्बिट्रेशन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है और डिसाइडेड बाय पार्टीज, और कोर्ट लिटिगेशन फ्लेक्सिबल, सॉरी नॉट फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड होती है और डिटेल्ड स्टेट लॉज इसमें यूज होते हैं. आर्बिट्रेटर यूजुअली फास्टर, यानी कि थोड़ा फास्टेस्ट एक तरीका है, और कोर्ट लिटिगेशन थोड़ा स्लो तरीका होता है क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं. फिर या कॉन्फिडेंशियल, यस, एंड ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल नहीं होगा, आपको भी पता है, क्योंकि दूसरे तारीख जो दूसरा केस होता है, दूसरा आइटम नंबर होता है, वो तो पीछे ही खड़े होते हैं, और मतलब बहुत सारी पार्टीज लोग जो होते हैं रिलेटेड टू अपने अपने केस के लिए आते हैं, तो थोड़ा पब्लिक हो जाता है मैटर. इंटरनेशनल इन्फोर्समेंट की बात करें तो थोड़ा सा इजी होता है ये, जैसे कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन की वजह से, और हार्ड है यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि हर कंट्री के थोड़े रूल्स अलग है और ट्रीटीज पे भी डिपेंड करता है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, टेक बिल्ड जो इंडिया की कंपनी है और ग्रीन एनर्जी जो है
can agree that their dispute will be decided by neutral arbitrator in Singapore। तो ये दोनों अग्री कर सकती है कि भाई हम एक न्यूट्रल आर्बिट्रेटर रखते हैं अपना डिस्प्यूट डिसाइड करने के लिए सिंगापुर में। एक और जगह भी चूज कर लेते हैं ये, जो कि आईसीसी आर्बिट्रेशन रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, नॉट बाय इंडिया और यूके। तो दोनों ही ऐसा तरीका चूज करते हैं जिससे इनका काम सॉर्ट हो जाए। किसी को यही ना लगे हम यूके जाएंगे तो वहां पे फेयर नहीं होगा हमारे साथ, हम इंडिया जाएंगे तो वहां पे फेयर नहीं होगा, तो उन्होंने अपनी कंट्रीज को हटा के कोई और ही दूसरी कंट्री रख दी ना। आर्बिट्रेशन वर्सेस अदर एडीआर मेथड्स। अब आर्बिट्रेशन के साथ कुछ और भी एडीआर मेथड्स होते हैं। तो इसमें आ जाता है हमारा पहले तो देखते हैं हमारा आर्बिट्रेशन, जिसमें कौन हेल्प करता है, आर्बिट्रेटर डिसाइड द केस। रिजल्ट जो होता है वो लीगली बाइंडिंग होता है, यानी मानना ही पड़ता है। जैसे कि आर्बिट्रेटर ऑर्डर्स ग्रीन एनर्जी टू पे $1 million। ओके, नाउ मेथड क्या है यहाँ पे, जो दूसरा वाला मेथड बता रही हूँ मैं, कॉन्सिलेशन और मीडिएशन कह सकते हो आप इसे। हु हेल्प्स, न्यूट्रल पार्टी हेल्प करती है कि एक अग्रीमेंट पे दोनों आ जाए, एक समझौता कर ले, दोनों एक दूसरे के डिसीजन को मान ले, ठीक है, मतलब जो भी है दोनों के बीच बात सुधर जाए। एंड इसका रिजल्ट बाइंडिंग नहीं होता, पार्टीज चाहे तो नहीं भी मान सकती बीच वाले का, क्योंकि बीच वाले सिर्फ बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, रिजल्ट देने की कोशिश नहीं करता। हेल्प करता है बस कि शायद दोनों पार्टीज चीखा चिल्ली ना करके बात को, एक दूसरी पार्टी को बात समझा दे और पहली पार्टी को बात समझा दे, दोनों के बीच बस थोड़ा सा गर्मा गर्मी ज्यादा ना हो। एग्जाम्पल है मीडिएटर सजेस्ट अ कॉम्प्रोमाइज। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे कॉम्प्रोमाइजेज है जो मीडिएटर सजेस्ट करता है। ऐसा भी नहीं होता कि बहुत वैसे कोई पर्सन है, मतलब सोच समझ के किसी को बिठाते हैं, बट पार्टीज कैन से नो। बट पार्टीज यहाँ पे बाइंडिंग ना चाहती है उसका जो रिजल्ट है तो वो नो बोल सकती है। सो अब आर्बिट्रेशन में जो इनका मेन जो होता है ना, ये याद रखना, आर्बिट्रेशन इज डिसीजन एंड कॉन्सिलेशन मीडिएशन इज जस्ट डिस्कशन। तो वेरी यहाँ से बहुत प्रिसाइज हो जाता है और बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। और आने वाली वीडियो में वैसे अच्छे से डिस्कस कर रखा है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। सो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है, द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज द हार्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो हार्ट है आर्बिट्रेशन का। इट्स यूजुअली रिटन इन द मेन कॉन्ट्रैक्ट एंड सेज, ये यूजुअली मेन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है ज्यादातर, और कहता है कि जो भी डिस्प्यूट होगा, ठीक है, अराइजिंग जो कि अराइजिंग जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम बाद होगा, शेल बी सेटल बाय आर्बिट्रेशन, उसको सेटल करेंगे आर्बिट्रेशन के थ्रू अंडर द यूनिसीट्रल आर्बिट्रेशन रूल सीटेड इन सिंगापुर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स। प्री डिस्प्यूट क्लॉज, जो कि मोस्ट कॉमन होता है, रिटन इन एडवांस, जो कि एडवांस में ही लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, कि डिस्प्यूट होता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा है सबमिशन अग्रीमेंट, जो कि अगर आपने नहीं लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में तो आप बाद में बनाते हो, मेड लेटर आफ्टर डिस्प्यूट, कि अब भाई अब लड़ाई झगड़ा हो ही रहा है तो चलो भाई समझौते के लिए एग्रीमेंट और साइन करते हैं समझौता, ऐसे वाला। अब एग्जांपल है टेक बिल्ड एंड ग्रीन एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो इनके बीच आर्बिट्रेशन क्लॉज ऑलरेडी था, तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में इनके बीच कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये ऑटोमेटिकली आर्बिट्रेशन के पास जा सकते हैं उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। ये हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे थे इन चीजों को। अब आते हैं दो बड़े डॉक्ट्राइन्स आर्बिट्रेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है जो। सबसे पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। ये कहीं सुने सुने नहीं लग रहे? हाँ सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे। सो द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मेन कॉन्ट्रैक्ट। आर्बिट्रेशन क्लॉज जो है वो एक इंडिपेंडेंट होता है, वो क्लॉज मेन कॉन्ट्रैक्ट से, इवन इफ मेन कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अगर पूरा मेन कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है भाड़ में गया तो भी आर्बिट्रेशन क्लॉज अकेला सब पे भारी है, या ये स्टिल वर्क करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिल्ड, अगर पूरा मेन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया सो फ्रॉड की वजह से, कि फ्रॉड था भाई, तो आर्बिट्रेशन क्लॉज फिर भी स्टैंड करेगा उसके अंदर, और आर्बिट्रेशन में बैठ के फिर भी कुछ चीजें डिसाइड करने लायक अगर कुछ बचा है तो वो हो जाएगी कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या नहीं था, ऐसा कुछ। नाउ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉम्पिटेंस, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉम्पिटेंस। सो द आर्बिट्रेटर हैज द पावर टू डिसाइड देयर ओन जुरिस्डिक्शन। जो आर्बिट्रेटर है, ठीक है, उसके पास पावर है कि वो अपना खुद का जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज वेदर दे कैन हेयर द केस, कि वो केस हेयर कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी दूंगी इसका, वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, पहले मैं एक बार पॉइंट्स कंप्लीट कर दूं। कोर्ट्स कैन नॉट स्टॉप आर्बिट्रेशन बिफोर इट बिगेन्स अनलेस देयर इज नो वैलिड अग्रीमेंट एट ऑल। कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेशन को स्टॉप नहीं कर सकती
जब तक वो बिगेन नहीं होती, बिफोर इट बिगेन, उससे पहले वो स्टॉप नहीं कर सकती है जब तक देयर इज नो वैलिड अग्रीमेंट, अगर कोई वैलिड अग्रीमेंट एट ऑल नहीं है तो। अब एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ इस चीज को। इफ ग्रीन एनर्जी आर्ग्यूज दैट द आर्बिट्रेशन क्लॉज इज इनवैलिड, अगर ग्रीन एनर्जी आर्ग्यू करती है कि जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है वो ही इनवैलिड है, ठीक है, जो कि हमने ऊपर वाले डॉक्ट्रिन में पढ़ा कि वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। सो द आर्बिट्रेटर कैन डिसाइड फर्स्ट वेदर दैट्स ट्रू, ट्रू लाइक आर्बिट्रेटर है वो डिसाइड करेगा पहले कि क्या ये चीज ट्रू है, ठीक है, ये सारी चीजें, और ये आर्बिट्रेटर ही डिसाइड करेगा, ये कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, तो कोर्ट बीच में नहीं आता है, पहले आर्बिट्रेटर ही डिसाइड करता है सारी चीजों को, ठीक है, क्योंकि उसमें क्लॉज है। तो अभी जब ये चीज ही नहीं पता चली है कि वो सही है या गलत है, तो फिर आर्बिट्रेटर के हाथ में ही होती है बात। Now, part 2, types of international arbitration. Arbitration can be divided mainly into two types. ठीक है, पहला है institutional arbitration. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैनेज्ड बाय रिकग्नाइज्ड आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसे मैनेज किया जाता है रिकग्नाइज्ड, एक जाने माने आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट के थ्रू, एंड हैज प्रीसेट रूल्स, पहले से डिसाइडेड रूल्स होते हैं, फी स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सपर्ट पैनल होते हैं, ये तो हर जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके हर चीज हमेशा से पहले से ही डिसाइडेड होती है, तो एज लाइक इसका भी ऐसा ही है। नाउ फेमस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो कि पेरिस में है, एलसीआईए, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, एसआईएसी, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। तो ये हमारे कुछ फेमस इंस्टीट्यूट्स के नाम हो गए। अब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ लेते हैं। टेक बिल्ट और ग्रीन एनर्जी जो है वो चूज करते हैं आईसीसी आर्बिट्रेशन, ठीक है। सो आईसीसी जो है वो हेल्प करता है अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर, आईसीसी हेल्प करता है कि चलो ठीक है अब आपके लिए आर्बिट्रेटर भी ढूंढते हैं, ठीक है, फिक्सिंग फीस, इन सब चीजों में भी हेल्प करता है, और चेकिंग में भी हेल्प करता है द फाइनल अवार्ड फॉर लीगल एरर्स, कि जो फाइनल आपका रिजल्ट निकल कर आता है उसमें कोई लीगल एरर्स तो नहीं होते, कोई लॉ को गलत समझा है, कोई कोई भी प्रकार की कोई भी टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग इश्यूज कुछ भी हो, ताकि आपका जो अवार्ड आया है, जो डिसीजन आया है, वो एकदम सही हो, आपके साथ फेयर हुआ हो, इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेटर का डिसीजन बाइंडिंग है तो उसकी मर्जी चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कोर्ट में जज के डिसीजन के ऊपर पूरी पूरी नजर होती है कि सही डिसीजन होना चाहिए, ऐसे यहाँ आर्बिट्रेटर के डिसीजन का भी वही सेम चेक होता है। अब आता है एडहॉक आर्बिट्रेशन, ठीक है। नो इंस्टीट्यूशन, इसमें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता, पार्टीज जो है वो मैनेज करती है एवरीथिंग देमसेल्फ, खुद से मैनेज करती है पार्टी सब कुछ। दे कैन यूज यूनिसेट्रल आर्बिट्रेशन रूल्स एज अ गाइड, वो यूनिसेट्रल आर्बिट्रेशन रूल्स यूज कर सकती है गाइड के लिए, मतलब अपनी उसके लिए हेल्प के लिए। चीपर बट रिक्वायर्स मोर कोऑर्डिनेशन, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है भाई, जिन पार्टीज में आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा हो गए हो वहां पे सारी चीजों का मत बैठना, खुद से चीजें डिसाइड करना काफी रिस्की हो जाता है, ठीक है। सो एग्जांपल है जैसे कि टेक बिल्ड एंड ग्रीन एनर्जी डिसाइड टू डू आर्बिट्रेशन, टेक बिल्ड और ग्रीन एनर्जी डिसाइड करते हैं कि वो आर्बिट्रेशन करेंगे ये वाला ऑन देयर ओन, खुद से आर्बिट्रेशन करेंगे सिंगापुर में अंडर यूनिसेट्रल रूल्स, जो रूल्स वो यूज करेंगे वो यूनिसेट्रल रूल्स यूज करेंगे। सो वो अपॉइंट करते हैं एक आर्बिट्रेटर डायरेक्टली, ठीक है। सो ये है, मतलब उन्होंने किसी इंस्टीट्यूशन की हेल्प नहीं ली बेसिकली, जो कि उन डिसीजंस पे या किसी भी चीज पे चेक रखी। सो ये आपको समझ आया होगा, बड़े बड़े डिफरेंसेस को समझ लेते हैं अब हम। रूल्स है, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल वाला और एडहॉक का, जिसमें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता है, ठीक है। रूल्स क्या है, फिक्स्ड बाय इंस्टीट्यूशन, आईसीसी, एलसीआई ही ऐसे एग्जांपल्स इंस्टीट्यूशन के बड़े बड़े, ठीक है, और ये पार्टीज डिसाइड करती है, इसमें फुल सपोर्ट होता है वेन्यू, फीस, रिकॉर्ड, इन सब में जो इंस्टीट्यूशन है उनका, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का काफी काम होता है, और इसमें जो होता है पार्टी ही मैनेज करती है। देन कॉस्ट जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में पूरा पूरा मतलब तरीका है एक, और ये थोड़ा चीपर हो सकता है। अवार्ड चेक है, इंस्टीट्यूशन रिव्यू करता है अवार्ड्स को, डिसीजन को, और इसमें कोई रिव्यू नहीं होता क्योंकि ट्रिब्यूनल अकेला है, मतलब पूरा ट्रिब्यूनल होता है अलोन। लोअर बिल्ट इन स्ट्रक्चर, ठीक है, रिस्क जो है कम है, ठीक है, इसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, पार्टीज मस्ट बी केयरफुल। सो ये इनके बड़े बड़े डिफरेंसेस थे, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। नाउ पार्ट 3, द आर्बिट्रेशन प्रोसेस। लेट्स सी हाउ द आर्बिट्रेशन एक्चुअली हैपेंस। स्टेप 1, नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि आर्बिट्रेशन का पहले तो नोटिस आता है। द क्लेमेंट, जो क्लेम कर रहा है, जैसे कि जो टेक बिल्ट है वो क्लेम कर रहा है अगर, तो वो फाइल करेगा नोटिस ऑफ आर्बिट्रेशन, एक्सप्लेनिंग, वो बताएगा डिस्प्यूट, ठीक है, कि भाई हमें आर्बिट्रेशन चाहिए,
आर्बिट्रेशन से समझौता करना है, डिस्प्यूट मेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स मेंशन होंगी उसमें अगर उसमें कोई क्लॉज है आर्बिट्रेशन का ऑलरेडी तो, और रिलीफ सॉल्व। स्टेप 2, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल, कि ट्रिब्यूनल की अपॉइंटमेंट कैसे होनी, यूजुअली 1 और 3 आर्बिट्रेटर्स, ज़्यादातर क्या होता है 1 या फिर 3 आर्बिट्रेटर्स होते हैं, 2 होंगे और एक इस तरफ एक इस तरफ होगा तो वो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगा, खुद आर्बिट्रेटर्स ही लड़ पड़े समझो, ऐसा वाला सीन नहीं करते तो ऑड नंबर रखते हैं। बोथ पार्टीज कैन नॉमिनेट और अग्री ऑन वन टुगेदर, दोनों पार्टीज भी नॉमिनेट कर सकती है और अग्री कर सकती है एक साथ किसी एक पे, जैसे दोनों ही जिसे चूज करे जानती ही ना हो जाता है अग्रीमेंट, और अगर दोनों पार्टी समझदार हो, ज्यादा ना लड़ रही हो तो, वरना तो उनको एक दूसरे के डिसीजन से प्रॉब्लम ही रहेगी। एग्जाम्पल, टेक बिल्ड चूजेस वन आर्बिट्रेटर, ग्रीन एनर्जी चूजेस अनदर एंड बोथ अग्री ऑन ए न्यूट्रल थर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से काम हो सकता है। ओके, स्टेप 3, रिटन सबमिशन, बोथ साइड्स एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स, दोनों साइड्स जो है वो डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करती हैं, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, काउंटर क्लेम यानी रिजॉइंडर्स। सो दिस इज द मेन एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट स्टेज, तो ये सबसे मतलब मेन एविडेंस और आर्ग्यूमेंट स्टेज होती है। अनलाइक कोर्ट्स, यानी कि कोर्ट्स की तरह नहीं, कोर्ट केसेस की तरह नहीं, देयर इज नो वाइड डिस्कवरी, पार्टीज शेयर ओनली रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती है इसमें, पार्टी सिर्फ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स शेयर करती है और टाइम सेव करती है। ठीक है, देखो मैं जितना समझा रही हूँ ना, ये एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है, यू राइट इट एंड मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले हैं। ठीक है, नाउ स्टेप 4, हेयरिंग, द ट्रिब्यूनल कंडक्ट एन ओरल हेयरिंग, जो ट्रिब्यूनल है वो कंडक्ट करती है ओरल हेयरिंग, ठीक है, इन पर्सन और वर्चुअल। विटनेसेस जो है वो अपीयर होते हैं बट देयर रिटन स्टेटमेंट एक्ट एज देयर मेन एविडेंस, जो विटनेसेस हैं वो अपीयर होते हैं बट उनका जो रिटन स्टेटमेंट है वो मेन एविडेंस की तरह एक्ट करता है। आर्बिट्रेटर्स में आस्क क्वेश्चंस डायरेक्टली, जो आर्बिट्रेटर्स है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है टेक बिल्ड्स इंजीनियर, टेक बिल्ड्स इंजीनियर्स टेस्टिफाइज दैट द पैनल वर्क, जो है उसके इंजीनियर्स ने टेस्टिफाई किया कि पैनल वर्क करता है, और ग्रीन एनर्जीज एक्सपर्ट्स से दे डिडंट मीट द अग्रीड एफिशिएंसी रेट। ठीक है, तो लाइक मीट द, दे डिडंट मीट द अग्रीड एफिशिएंसी रेट, तो ग्रीन एनर्जी का कहना है कि भाई जो एफिशिएंसी हमने एक्सपेक्ट की थी, जो अग्री किया था कि इतना हमें काम मतलब इतना ये हेल्पफुल होगा, वो नहीं हो रहा, तो हम वो प्राइस कैसे पे करते हैं इनको, ऐसा कुछ उनका कहना है। तो यहाँ पे इनके भी डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये चीज हेयरिंग में बताई जाती है। नाउ क्लोजिंग एन अवार्ड, आफ्टर हेयरिंग द ट्रिब्यूनल issues its फाइनल डिसीजन, हेयरिंग के बाद ट्रिब्यूनल अपने फाइनल डिसीजन को बताता है, ठीक है, जिसे कहते हैं द आर्बिट्रल अवार्ड। इन इट कैन ऑर्डर वन पार्टी टू पे मनी, ये ऑर्डर कर सकती है एक पार्टी को मनी पे करना, डिलीवर गुड्स और परफॉर्म ऑब्लिगेशन, यूजुअली इशूड विद इन 3 मंथ्स, यूजुअली 3 मंथ में इशू होता है जब हेयरिंग क्लोज हो जाती है। एग्जाम्पल है द ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स ग्रीन एनर्जी, ट्रिब्यूनल ऑर्डर करता है ग्रीन एनर्जी को कि वो पे करे टेक बिल्ड को कम से कम $2 मिलियन प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, देखो कितना बड़ा अमाउंट, तो इस तरीके से आता है क्लोजिंग एन अवार्ड। ठीक है, तो ये भी आर्बिट्रेशन को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। एनीवेज, पार्ट 4, द ग्लोबल लीगल फ्रेमवर्क आता है इसमें। ठीक है, फ्रेमवर्क एक तरीके का, 2 इंटरनेशनल लीगल सिस्टम्स हो जाते हैं, मेक आईसीए इफेक्टिव वर्ल्ड वाइड, आईसीए को इफेक्टिवली कैसे बनाया जा रहा है, 2 इंटरनेशनल लीगल सिस्टम की हेल्प से। एक पहला तो आ जाता है हमारा यूनिसेट्रल मॉडल लॉ, 1985 से चला आ रहा है और अमेंड हुआ है 2006 में। ये एक मॉडल लॉ है जो यूनाइटेड नेशंस का है, फॉर कंट्रीज टू फॉलो, जो सारी कंट्रीज को फॉलो करना होता है, हेल्प नेशंस ड्राफ्ट मॉडर्न आर्बिट्रेशन लॉज। फोकस ऑन फेयरनेस, जो फेयरनेस पे फोकस करते हैं, पार्टी कंसेंट का ध्यान रखा जाता है एंड मिनिमल कोर्ट फी, और कम से कम कोर्ट फी में काम हो जाता है। एग्जाम्पल है इंडिया, सिंगापुर एंड मेनी अदर कंट्रीज हैव अडॉप्टेड लॉज बेस्ड ऑन यूनिसेट्रल्स मॉडल लॉ, तो एक तरीके का एक स्टैंडर्ड जैसे होते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस, तो वो इसमें आ जाते हैं कि वो चेंज नहीं होंगी, तो सब इस पे अच्छे से एक्ट कर पाते हैं। नाउ न्यूयॉर्क कन्वेंशन दूसरा है, ठीक है, 1958, अ ग्लोबल ट्रीटी यानी पूरा वर्ल्ड वाइड ट्रीटी दैट इंश्योर्स आर्बिट्रल अवार्ड्स, जो आर्बिट्रल अवार्ड्स का इंश्योर करती है
कि उन्हें भी रिकॉग्नाइज किया जाए, इन्फोर्स्ड माना जाए दूसरी कंट्रीज में भी। इसे साइन किया ओवर 170 कंट्रीज ने। सो योर अवार्ड इज इन्फोर्सेबल ऑलमोस्ट एनीवेयर। तो आपका अवार्ड जो है वो कहीं भी किसी भी कंट्री में फिर एनफोर्सेबल हो जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट, जैसे साइन इतने कंट्रीज में किया तो उसमें से आ ही जाएंगी आपकी कंट्रीज, क्योंकि आप इसको वे को तरीके को अपना रहे हो। एग्जाम्पल है, इफ टेक बिल्ट विंस द आर्बिट्रेशन, अगर टेक बिल्ट आर्बिट्रेशन जीत जाता है सिंगापुर में, सो इट कैन इन्फोर्स द अवार्ड इन द यूके। तो वही वो सिंगापुर में जीता है, ठीक है, लेकिन वो जो अवार्ड है ना वो यूके में उसका लगेगा, ठीक है, अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन। ठीक है, बिकॉज इन्होंने तो सिंगापुर तो वैसे भी एक जगह चूज की थी उन्होंने बीच की। नाउ रिजर्वेशन अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन। अब रिजर्वेशंस क्या है न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंदर? सम कंट्रीज ज्वाइन विद टू कंडीशन, दो तरीके से कंट्रीज ज्वाइन कर रही हैं दो कंडीशंस के थ्रू। रेसिप्रोसिटी रिजर्वेशन, दे एनफोर्स अवार्ड्स ओनली फॉर फ्रॉम अदर मेंबर्स कंट्री। जो लाइक दे इन्फोर्स, जो वो एनफोर्स करते हैं ना अवार्ड को, ठीक है, ध्यान दो इस वर्ड के ऊपर कि अवार्ड को वो एनफोर्स कर रहे हैं ओनली फ्रॉम अदर मेंबर्स कंट्री। कि मतलब जो दूसरी मेंबर कंट्री है जिन्होंने साइन किया है ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल सिंगापुर में अवार्ड दिया गया है, अब यूके उसको एनफोर्स कर रहा है, तो वहां पे ये रेसिप्रोसिटी जो ये रिजर्वेशन आ गया ना इनका न्यूयॉर्क कन्वेंशन का, तो वहां पे इस तरीके से वो उसका पार्ट बन गई। बात समझ आई आपको? साइन नहीं किया बट पार्ट बन गई ना। कमर्शियल रिजर्वेशन क्या होती है कि दे इन्फोर्स ओनली कमर्शियल, यानी कि सिर्फ कमर्शियली वो इसे रिजर्व कर रहे हैं, फैमिली और लेबर के लिए नहीं, सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए, कि ये उनका एक पार्शियल एक रिजर्वेशन है, ठीक है, सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए। एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आया शायद। इफ आर्बिट्रेशन, ठीक है, इफ आर्बिट्रेशन वॉज हेल्ड इन अ कंट्री, अगर आर्बिट्रेशन किसी कंट्री में हुआ है जो कि कन्वेंशन का पार्ट नहीं थी, तो जो दूसरी स्टेट है अनादर स्टेट में रिफ्यूज टू इन्फोर्स द अवार्ड, तो हो सकता है दूसरी स्टेट उसको अवार्ड को रिफ्यूज करने से मना कर दे, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रेसिप्रोसिटी इश्यूज। बट अगर वो कहती है कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इस केस में है कि यूके को कोई प्रॉब्लम ना हो, यूके ने साइन चाहे नहीं किया हो, तो इस तरीके से वो रेसिप्रोसिटी रिजर्वेशन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये वर्ड ऐसे होते हैं ना, बार बार बोलने में इतना इशू हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ आया हो। नहीं समझ आया मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार। जैसे देखो, ये कंट्री है, ठीक है, मैं फिर दोबारा बताती हूँ। जैसे सिंगापुर में डिसीजन हुआ है, बट अब यूके में आपको उस डिसीजन को मानना है। अगर यूके मानने से इनकार कर देता है तो वो रेसिप्रोसिटी इशू आ जाएगा, वहां पे वो चीज एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पार्ट नहीं है न्यूयॉर्क कन्वेंशन का। लेकिन सिंगापुर का डिसीजन, सिंगापुर में जो फैसला हुआ है वो यूके मान लेता है, तो वहां पे यूके भी एक तरीके से लाइक ज्वाइन कर लेगा, वन ऑफ द कंडीशन मीट करके, जो कि होती है रेसिप्रोसिटी की रिजर्वेशन वाली कंडीशन। किसको? न्यूयॉर्क कन्वेंशन को। ठीक है, आई थिंक अब समझ आया होगा। थोड़ा सा इधर उधर वाली चीज है बट आ जाएगा समझ। नाउ पार्ट 5, इन्फोर्समेंट एंड कोर्ट कंट्रोल। आफ्टर अवार्ड, अवार्ड के बाद दो मेन लीगल स्टेजेस होती है। पहला तो है सेटिंग असाइड, यानी कि चैलेंज जो है वो लाइक चैलेंज किया गया है आपने आर्बिट्रेशन सीट को, जो आपका जो डिसीजन दिया गया आर्बिट्रेशन के थ्रू, कि ये पहली बात तो हैपेंस उस कंट्री में, उसी कंट्री में होता है जहाँ पे आर्बिट्रेशन हुआ है। जैसे सिंगापुर में हुआ था उनका, उन्होंने अपनी अपनी कंट्रीज को छोड़ के किया था। और इसे चैलेंज कब किया जाता है, किस स्टेज पे चैलेंज किया जाता है, किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जाता है? बहुत लिमिटेड ग्राउंड्स होते हैं, ऐसे नहीं कि आपको अच्छा नहीं लगा तो आपने चैलेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। या जब जब ऐसा कोई ग्राउंड हो, जैसे कि नो प्रॉपर नोटिस, कोई प्रॉपर नोटिस नहीं था, बायसनेस लग रही है आपको कि भाई भेदभाव हुआ है हमारे साथ, और वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेस, किसी प्रोसेस को आपने पूरे तरीके से नहीं निभाया है, कोई वायलेशन हुआ है, ट्रिब्यूनल एक्टेड बियॉन्ड इट्स पावर, जहाँ पे ट्रिब्यूनल ने अपनी पावर से आगे बढ़ के कोई डिसीजन दिया है, उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं लाया कर रखा है कुछ भी ऐसा, तो वहां पे आप चैलेंज कर सकते हो। एग्जांपल है, जैसे ग्रीन एनर्जी ट्राइज टू सेट असाइड द सिंगापुर अवार्ड। ग्रीन एनर्जी ने ट्राई किया कि वो सिंगापुर अवार्ड को सेट असाइड कर देंगे, ये कहकर कि वो एक उन्होंने लाइक इट वाजंट फेयर, इट वाजंट गिवन फेयर नोटिस, उन्होंने फेयर नोटिस नहीं दिया था। सिंगापुर कोर्ट चेक करेगा कि ये क्लेम सच्चा है या झूठा है, ठीक है, तो सिंगापुर कोर्ट चेक्स एंड रिजेक्ट्स द क्लेम, और सिंगापुर कोर्ट फिर अगर चेक करेगा और फिर क्लेम को रिजेक्ट कर देगा, मतलब डिपेंड्स ऑन कि क्लेम सही है या गलत है, उस अकॉर्डिंग रिजेक्शन। ठीक है, अब आता है इन्फोर्समेंट इन अनदर कंट्री। सो
इन्फोर्समेंट इन अनदर कंट्री में आता है अंडर आर्टिकल 5 ऑफ द न्यूयॉर्क कन्वेंशन, एंड अवार्ड कैन बी इन्फोर्स्ड अब्रॉड। आर्टिकल 5 के अंडर न्यूयॉर्क कन्वेंशन के जो अवार्ड है उसे इन्फोर्स किया जा सकता है अब्रॉड में भी, ठीक है। कोर्ट्स कैन रिफ्यूज ओनली इन रेयर केसेस, कोर्ट जो है वो किसी बहुत ही रेयर केस में रिफ्यूज कर सकती है। एग्जाम्पल है पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है अगर वो, कोई इनवैलिड आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है अगर तो, या फिर लैक ऑफ नोटिस। एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं, टेक बिल्ड गोज टू यूके हाई कोर्ट टू एनफोर्स इट्स सिंगापुर अवार्ड। ठीक है, ये मैंने अभी पिछली स्लाइड पिछली लास्ट स्लाइड में समझाया था आपको। सो द कोर्ट इन्फोर्स इट अंडर द कन्वेंशन, सो कोर्ट ने उसे इन्फोर्स कर दिया कन्वेंशन के अंडर। अगर वो किसी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, इनवैलिड नहीं है, तो वहां पे कोर्ट उसे एनफोर्स कर देगा चाहे वो दूसरी कंट्री से डिसीजन होके आया हो। ओके, डिफरेंस बिटवीन सेटिंग असाइड एंड रिफ्यूजल ऑफ एनफोर्समेंट, तो ध्यान से समझना। सेटिंग असाइड का क्या मीनिंग होता है? कैंसिल द अवार्ड इटसेल्फ, जो अवार्ड है उसी को ही कैंसिल कर देना भाई, जो डिसीजन दिया गया आर्बिट्रेटर के थ्रू कैंसिल करना, उसको चैलेंज करना, भाई गलत है। वेयर इट हैपेंस, कहाँ पे? इन द सीट ऑफ आर्बिट्रेटर, जहाँ पे अवार्ड दिया गया है। रिफ्यूजल ऑफ इन्फोर्समेंट क्या होता है? डिनाइज इन्फोर्समेंट इन अनदर कंट्री, कि भाई अब जो था ठीक है, जजमेंट आ गया, आर्बिट्रेशन का, आर्बिट्रेटर का जो अवार्ड था वो आ गया, ठीक है, बट अब हम जिस कंट्री में हम चाहते हैं कि वो एनफोर्स हो, जैसे यूके में हम चाहते हैं एनफोर्स हो बट वो नहीं हो रहा है, सो वो हो गया डिनाइज इन्फोर्समेंट इन अनदर कंट्री, ठीक है। वेयर इट हैपेंस, कहाँ पे डिनाई हो रहा है? दूसरी कंट्री में। एग्जाम्पल है, इवन इफ द अवार्ड इज सेट असाइड इन सिंगापुर, अगर अवार्ड सिंगापुर में सेट असाइड है और यूके कोर्ट कैन स्टिल डिसाइड इंडिपेंडेंटली वेदर टू इन्फोर्स इट, जैसे सिंगापुर कोर्ट में एक अवार्ड सेट असाइड हो गया, लेकिन यूके कोर्ट में अगर जाते हो तो क्या पता वो मान ले उसको, ये एक अलग बात है। और क्या पता कि यहाँ पे सेट असाइड नहीं हुआ लेकिन यूके कोर्ट मना कर दे, वो ना माने, तो टोटली डिपेंड्स, ठीक है। दैट्स इट इन दिस वीडियो। कोई भी सजेशन हो, कोई भी चीज़ हो जो नहीं समझ आई हो, फिर बोल रही हूँ कमेंट करके बता देना। एंड नोट्स फ्री है, ठीक है, अवेलेबल है, तरीका सिंपल है, यू जस्ट हैव टू लेट अस नो। हमारे नंबर पे जाके, टेलीग्राम पे जाके, आप जैसे भी चाहें आप हमें बता सकते हैं, यू विल गेट द नोट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।